क्या है दोस्तों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है राजन चोपड़ा। इसको एक शॉर्ट रिवीजन बोल सकते हो, माइंड मैप बोल सकते हो, या फिर कुछ भी नेम दे सकते हो। अगर बैकलॉग रह रहे हैं तब भी यहां से कवर कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं हम सारे कर लेने वाले हैं, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी हम वर्ड सुनते हैं करंट के बारे में तो साथ साथ नोट्स बनाते रहना। बाद में नहीं, कुछ नहीं करना, साथ साथ बनाओगे तो टाइम वेस्ट कम होगा। एक्टिवली उसके साथ साथ याद भी करते जाओगे। तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। जरूरी नहीं है कि चार्जेस के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के नहीं, किसी भी चीज के फ्लो को हम करंट बोल देते हैं। एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होते हैं करंट। लेकिन ऑब्वियसली हमें इस चैप्टर में बात करनी है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो हम बात कर रहे होंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं, जिसके बारे में भी मेरे पास बहुत सारी चीजें बताने की। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं इस कंडक्टर में। लेकिन अगर इस कंडक्टर को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, अगर बाहर से कोई भी बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, तो ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे, हर डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इस रूम में कोई कोई जैसे रूम में मैं बैठा हूँ, अगर यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते और मैं बाहर चला जाता, तो कोई दोस्त इधर जाके चांटा मार देता किसी को, कोई इधर जाता, कोई इससे खाना लेने चला जाता। रैंडम मोशन होता है। लेकिन मेरे बैठते ही, मेरे क्लास में आते ही वो एक सिंपल एक स्ट्रेट पोजीशन में हो जाता है, ब्लैक बोर्ड की तरफ फॉर एग्जांपल। तो वैसा कुछ है यहाँ पे। अभी अगर कोई भी बाहर एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ये रैंडमली मूव करेंगे। लेकिन जैसे ही एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये सारे के सारे इधर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा समझ सकते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे V आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, जो इनका डिफरेंस आएगा वो 0 आना चाहिए। तुम यहाँ पे V प्लस एक्स और यहाँ पे x मान सकते थे, तो तब भी माइनस करके V ही आने वाला है। बट सबसे सिंपल सिचुएशन लेके चलते हैं, विच इज V और 0। और तब तक पोटेंशियल सेम रहता है जब तक बीच में कोई बैटरी या फिर कोई कोई कंपोनेंट ना आ जाए, जो कि नहीं दिख रहा अभी। तो इसका मतलब है, अगर इस कॉर्नर पे पोटेंशियल V है तो यहाँ पे भी V होने वाला है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होने वाला है। और जैसे ही पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो ये कहां से कहां मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां डेवलप हो जाएगी। ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था। तो वही यहाँ पे सिचुएशन है। अगर कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो रैंडम मोशन, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो एक पर्टिकुलर फ्लो होगा एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये थी छोटी सी बात। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला की बात करें, तो चार्ज बाय टाइम होता है, मतलब चार्ज का फ्लो डिवाइड बाय टाइम। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसके एम्पियर्स होते हैं। डायमेंशन लिखना चाहते हो वो भी ऐसे लिख सकते हो, या फिर आई भी लिख सकते हो। कभी कभी हम ए ही लिखने वाले हैं। अगर तुम एवरेज करंट की बात करने वाले हो, एवरेज करंट, तो हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। वैसा कुछ। अगर हम इंस्टेंटेनियस किसी एक टाइम पे निकालना चाहते हैं करंट, तो हमें पता है कि हम आज तक डिफरेंशिएशन करते आए थे, तो ऑब्वियसली अब भी डिफरेंशिएशन ही करने वाले हैं। तो डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें कभी बोल दिया कि चार्ज निकालो, तो चार्ज कैसे निकालें, चार्ज फ्लोइंग इन 10 सेकेंड थ्रू अ सर्किट, अगर वैसा कुछ कह दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू आई डी टी। जब भी इंटीग्रेशन करो डी क्यू की, तो आंसर में डेल्टा क्यू आता है, मतलब क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल। है ना, है ना, है ना। अगर हम डी क्यू की इंटीग्रेशन करते हैं, क्यू होती है क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वहां से जाके हम इसको डेल्टा क्यू लिख रहे हैं। ऐसा लॉजिक था एक छोटा सा इसके पीछे। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, यहां तक हमें समझ आ रहा था। और साथ ही साथ एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर कभी हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन आ गया, सॉरी चार्ज अगर हमें दे दिया फॉर एग्जांपल कि Q इज इक्वल टू 2t² प्लस 2, ऐसा कुछ दे दिया, और हमें कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट बताओ 2 सेकंड में, तो हम सिंपल इसके डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4t। 2 की डिफरेंशिएशन नहीं होते, t² की 2t हो जाएगी, और 2 की 0। इसका मतलब है टाइम की वैल्यू जो भी दी होगी वो पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमें करंट दे दें, फॉर एग्जाम्पल 2t+5, और हमें कह दें कि चार्ज बताओ, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, और जो भी लिमिट दी होगी 0 से 5 फॉर एग्जाम्पल, हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है,
तो ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, अगर उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी बन जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, बढ़िया। अगर हम कभी भी एक कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर के अगर बाहर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, अभी मैंने एरो बना के दिखाया था, मेरे को लगा कि तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार ये चीज बता दूं। अगर हम आउटसाइड द कंडक्टर देखने वाले हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये है हमारी कोई बैटरी, तो आउटसाइड द कंडक्टर जीरो है, लेकिन अंदर कंडक्टर के, अभी मैं डिराइव भी करके दिखाऊंगा ये चीज को, और लास्ट चैप्टर में भी बता चुका हूं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंपल सा रिलेशन होता है, विच इज वी बाय एल। तो अगर हम अंदर देखेंगे इसके, तो हाँ इलेक्ट्रिक होने वाली है इस बैटरी की वजह से, वैसे नहीं होने वाली, आउटसाइड नहीं होने वाली है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आउटसाइड जीरो, जो यहां से ये जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से जनरेट हो रही है, आउटसाइड जीरो होने वाली है, इनसाइड होएगी वी बाय एल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके जरूर रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। आगे अगर बढ़ना चाहें तो हमारे पास एक टर्म आती है विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है, सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, कि पार्टिकल्स मूव तो कर रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज उनकी कितनी स्पीड है। तो एवरेज velocity with which electrons drift towards, कहां मूव करते हैं पार्टिकल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ड्रिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव। अच्छा, मुझे यहाँ पे बार बार फ्रेम भी देखना पड़ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर इधर हुआ तो सारी की सारी वीडियो खराब हो जाएगी, फिर मेरा ये जो शक्ल है सुंदर सी, फिर ये आ नहीं पाएगी वीडियो में। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट मत होना इस चीज से कि मैं बार बार इस पर स्क्रीन को क्यों देखता हूँ, यहाँ क्यों नहीं देखता। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन खत्म भाई, फोकस करना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, यही है वीडियो। समझ गए? अगर ब्लैक होल एकेडमी में पढ़ रहे हो, यहाँ पे हो, तो भाई टेस्ट आने वाला तुम्हारा, उसी के लिए देख रहे होंगे पक्का तुम ये वीडियो, तो ढंग से फोकस, नोटिफिकेशन सारी ऑफ कर दो जो बीच बीच में देख रहे हो। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूव करते करते पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होने वाली है, वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी के साथ एक टर्म यूज की जाती है विच इज मोबिलिटी, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अगर ये कंडक्टर है, अभी अभी मैंने बताया था कि अगर मैं बाहर से बैटरी ना लगाऊं तो रैंडम मोशन होगा। रैंडम मोशन का मतलब है, अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज सारे पार्टिकल इधर उधर भाग रहे होंगे, एवरेज वेलोसिटी अगर मैं देखना चाहूं, ऑन एन एवरेज सबकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रैंडम मोशन है ना, सबके मिला के डिवाइड बाय एन कर दूंगा। एवरेज याद है ना, वो मीन पड़ा था, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर मैं वो निकालूंगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम देखेंगे टोटल कुल मिला के हमारे पास एवरेज जीरो आ जाने वाली है स्टार्टिंग में, इनिशियल। बट फाइनल हमें निकालनी है। फाइनली जब हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे, फिर तो एक फ्लो में मूव करेंगे ना, वही हम इंटरेस्टेड है, उसी में इंटरेस्टेड है। लेट अस से एक इलेक्ट्रॉन है और ये इधर मूव कर रहा है। अगर हम इसमें देखना चाहें तो फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यू ई, पढ़ा था हमने ये लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर में, विच इज माइनस ई ई, और फोर्स का फॉर्मूला होता है एम में, तो यहां से ए हमारे पास आ जाएगा माइनस ई ई बाय एम। एक्सेलरेशन मिल गई। लेकिन हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन होती है विच इज, और ये सब पे लगने वाला है फोर्स। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, इलेक्ट्रिक चार्ज सेम है, मास सेम है, तो सबकी एक्सेलरेशन भी सेम होने वाली है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं विच इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले पार्टिकल के लिए, ऐसे ही दूसरे पार्टिकल के लिए T2, ए पे क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन सबकी सेम है, अभी अभी मैंने बताया था। ऐसे ही अगर nth पार्टिकल के लिए निकालना चाहे तो UN प्लस में ATN, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और अगर हम इसका सम कर दें सबका, और डिवाइड में n लिख दें दोनों तरफ, एक तरफ नहीं लिख पाएंगे ना, मैथमेटिक्स के से पंगे थोड़ी लेने हमें, फिजिक्स ही इतनी डिफिकल्ट लग रही है, मैथमेटिक्स से और पंगे लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हम T1 T2 अप टू सोन TN कर दें डिवाइड बाय n, तो ध्यान से देखना, ये जो है ना हमारे पास, यही तो है वो एवरेज वेलोसिटी जिसको हम ढूंढना चाह रहे थे। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, और ये जो पार्ट है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी बताया था एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। प्लस में ए की जगह अभी अभी बताया था माइनस के ई ई बाय एम, और ये जो चीज है, ये जो हमारे पास T1 T2 अप टू सोन TN है, ये भी हमारे पास एक एवरेज टाइम है, तो इसको हम नाम दे देते हैं टाउ। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टाइम इंटरवल
between two successive collision, interval between two successive collisions। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल चुका है, जिसको मैं नाम चेंज करके नाम दे रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के ई टाउ बाय एम इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ चुका है एक, उस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक, बढ़िया, ये हमने जान लिया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है मोबिलिटी, जैसा कि अभी मैंने बताया। मोबिलिटी, मोबिलिटी हमारे पास होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हमें तब समझ आएगी जब हम पहुंच जाएंगे सेमीकंडक्टर, अपने लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि मोबिलिटी का यूज बहुत ज्यादा आ रहा है जब हम इलेक्ट्रॉन्स, होल्स के बारे में पढ़ेंगे, और सेमीकंडक्टर्स में जब डीप जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हमारे पास इसका इसका फेस टू फेस देखना होगा इसको हमें। ठीक है, तो हम अगर म्यू की बात करें तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है एट द मोमेंट। तो ये हम, और ये जो हम म्यू की बात कर रहे हैं, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसे देख भी सकते हो, ई इंटू म्यू इक्वल टू वी डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये हमारे पास स्केलर है, स्केलर इंटू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर। ठीक है, लेकिन एक न्यू वेक्टर होता है। ज्यादा जल्दी बोल दी ये बात, बट इंपॉर्टेंट है। स्केलर इनटू वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, बट अ न्यू काइंड ऑफ, एक न्यू वेक्टर होगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम इसमें इसको हटा दें फिलहाल के लिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई ई टाउ डिवाइड बाय एम, और एक और ही, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई टाउ बाय एम। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करना चाहें तो अगर पार्टिकल्स का मास कम है तो उसका म्यू इंक्रीज होने वाला है। मतलब सिंपल यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं। जो पार्टिकल, अभी मैंने सेमीकंडक्टर की बात की थी, हमें पता है कि जो पार्टिकल का मास कम, मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अच्छे से मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों टेक पार्ट लेते हैं, इसलिए यहां से हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन से भी ज्यादा मोबिलिटी होने वाली है, इसलिए हमें दिखता है कि इलेक्ट्रिक करंट में जो पार्ट लेते हैं, वो जो न्यूक्लियस में फंसे हुए हैं, वो क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी मोबिलिटी कम है। वैसे अगर हम देखें तो उसके बहुत ज्यादा डीप रीजन होते हैं, बट अभी के लेवल पे हम यही रीजन देने वाले हैं, और यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं अभी के लिए हम। एक और भी ऐसी टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब करंट की डायरेक्शन तो होती है कि आगे जा रहा है करंट, पीछे जा रहा है, हमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि करंट की डायरेक्शन होती है, बट फिर भी हम उसे एक स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं। बट ये बड़ी दुखद बात थी हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कभी भी हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका कुछ अजीब सा ही क्रॉस सेक्शन है, कुछ ऐसा, और ये अगर एंगल है थीटा, ये है एरिया ए, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसकी बात कर रहा हूं, तो हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं करंट डिवाइड बाय वो एरिया जो करंट के नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब पता है ना, कि अगर ये करंट, ये पार्टिकल्स आ रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर वाला, अभी तो ये टेढ़ा सा है, हमें तो ये कंपोनेंट चाहिए, तो अगर ये ए है तो यहाँ ए का कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा। याद आया थोड़ा सा, हमेशा बताता हूं मैं, अगर ये एफ है, ये थीटा है, अपना हाथ एफ के ऊपर रख दो और थीटा की तरफ घुमाओ, तो ये आता है एफ कोस थीटा, और जस्ट इसके यहाँ आता है एफ साइन थीटा, वैसा कुछ। ऐसे ही अगर ये ए है तो इसका यहाँ आ जाएगा ए कोस थीटा। ये है अपने काम का, ये अपने काम का नहीं है, ये आएगा ए साइन थीटा, अपने काम का नहीं है, हमारे काम का ए cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हैं इसे। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूं। सबसे पहले इसकी यूनिट्स अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड में एरिया। ठीक है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी जो हमारे पास है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारे पास, इसीलिए तो हम एक न्यू चीज लेके आए हैं। और डायरेक्शन इज सेम एज करंट, करंट की ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता लग रहा है हमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है J इज इक्वल टू आई बाई ए। हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया डिवाइड में कैसे आ सकता है, वेक्टर में डिवीजन कैसे ला सकते हैं हम? ये तो मैं हमेशा तुम्हें रोक के रखता हूँ ना कि भाई वेक्टर में डिवीजन आ जाए मतलब रुक जाओ,
कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब अगर मैं ए को राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में भेज दूं तो ये बनेगा जे डॉट ए इज इक्वल टू आई। किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर होता है, एंड दैट दिस इज द स्केलर जिसकी हम बात कर रहे थे। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो एक cos थीटा आता है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। आगे हो गया। ये था हमारे पास करंट डेंसिटी की बात। करंट डेंसिटी पे छोटे मोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको झेल लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे कोई भी एक एरिया पड़ा हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो सबसे पहले उस पर नॉर्मल निकाल लो। एरिया वेक्टर याद आया, परपेंडिकुलर होता है उस पे। तो एरिया अगर मैं निकालना चाहूं तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4, और एरिया वेक्टर आएगा z एक्सिस की तरफ, क्योंकि एरिया पड़ा हुआ है एक्स वाई में, तो k कैप आ जाएगा साथ में। और करंट डेंसिटी अगर हमें क्वेश्चन में दी हुई 2i कैप 2j कैप समथिंग, तो हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट वगैरह में फिर से अगर दिक्कत है तो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बस तुम लोग भी अवेलेबल हो जाओ थोड़े से तो सीख जाओगे उस चीज को। आई होप यहां तक बात समझ आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है विच इज माय पर्सनल फेवरेट फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड वीडी। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखना चाहें क्या करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई रिलेशन होता है, हाँ होता है। जैसे मैं बताता हूँ, करंट, मैं इसका ज्यादा कोई डीप सा डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ, जो सस्ते वाला डेफिनेशन मेरे पास, सस्ते वाला डेरिवेशन मेरे पास है वही कर लेते हैं। तो ये होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज का फॉर्मूला हमने सुना है, चार्ज को हम लिख सकते हैं NE, फर्स्ट वाले से, फर्स्ट चैप्टर से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद आया, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड बाय टाइम। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं वॉल्यूम से डिवाइड, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं इनटू E डिवाइड बाय T कर दूं, अगर हमारे पास कंडक्टर कुछ दे रखा है कुछ ऐसे, तो ये हमारे इसकी लेंथ दे रखी है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है अगर A, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं एक डिफाइन करने वाला हूं क्वांटिटी स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी, कहीं लिख लेना इसे, नंबर डेंसिटी। ये जो हमारे पास कैपिटल V है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं बताता हूं हमेशा, इट इज एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ इंटू E डिवाइड बाय T। लेंथ बाय टाइम को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको हम VD कुछ ऐसा लिख देते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब ये जो I की वैल्यू है ना, इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, करंट डेंसिटी, एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस चार चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये जो I है ना, सरप्राइजिंगली ये जो I हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आया है, ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट, ये हमेशा सेम रहता है अलोंग द वायर। इट इज, मैं नोट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसलिए इसका नोट बना देते हैं। इट इज सेम अलोंग द वायर। क्या ये आई सेम रहता है हमेशा। अब यहां से कंक्लूजन देखना कितने गहरे हैं, और हर एक कंक्लूजन से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये जरूर यहां से देखना। NEAVD, इसका मतलब है I1 इज इक्वल टू I2 रहता है, तुम कहीं पे भी देख लो वायर में, वायर अगर तुम देखोगे एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे हमेशा सेम रहता है। अगर मान लो कुछ ऐसी सी वायर हुई, कोई भोपू सा हो गया, तो ऐसा, इसका एरिया है A1, एरिया है A2। अगर हम यहां से देखें कि अगर करंट हमेशा सेम रहती है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो होती थी E टाउ बाय m, है ना, है ना। तो इसका मतलब है हम यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हम यहां से कह सकते हैं टाउ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये बातें भी हम बोल सकते हैं, है ना। चलो बढ़िया बात थी। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे A2 हमें दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 बड़ा है A1 से। दिस इंप्लाइज अगर हमारे पास एरिया बड़ा है तो इस वाले से देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की बड़ी होगी E2 से, है ना। इसका मतलब है टाउ, अगर हम बात करें, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, अरे अच्छा एक और बात समझते हैं कि करंट डेंसिटी का क्या हुआ। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I बाय A। करंट डेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते थे कि J1 ग्रेटर देन J2। I1 इक्वल टू I2 रहता है, वो तो ठीक है, करंट सेम रहेगा, लेकिन
ये जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम रिलेशन देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कितने सारे कंक्लूजन पता लग गए भाई, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहें, इसमें और भी चीजें सीखना चाहें, तो हमारे पास आता है कि अगर मान लो अगर मान लेते हैं एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने काफी सारे कंक्लूजन देख लिए, और ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है जो मैंने डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इसके बाद हम एक और छोटी सी चीज पे आते हैं विच इज ओम्स लॉ। अब हमारे पास दो तीन चीजें आने वाली है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, और यहाँ के काफी सारे कंक्लूजन। तो मैं इस फॉर्मूला पे वापस आना चाहूंगा और फिर ओम्स लॉ पे आते हैं थोड़ा सा। ओम्स लॉ में अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब हम एक कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अभी बताऊंगा वैसे मैं ये, बट याद रखना ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, हमेशा वैलिड नहीं है, हर चीज के लिए वैलिड नहीं है। कुछ नॉन ओहमिक कंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं। जब ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता तो वो सारी चीजें दिमाग में रखनी होंगी, क्योंकि वहां से एमसीक्यूज हमारे सामने बन जाते हैं। अगर मान लो अभी अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर हम कभी भी बैटरी अप्लाई कर देते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V बाई एल होता है, और कंडक्ट करंट का फॉर्मूला हमारे पास है NeAVD। ठीक, V का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, ई टाउ बाय एम, तो ये हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू NE² टाउ बाय एम ई ए NE² ए, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब करंट और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक रिलेशन आ गया। अगर हमें कभी भी एग्जाम में पूछ लें तो एक स्टेप और लिख के आ जाना। ठीक है, अगर हमें करंट और वोल्टेज में रिलेशन पूछ लिया तो तब भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू NE² टाउ A बाय एम, और E की जगह V बाय एल लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से पता लग गया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही तो होता है ओम्स लॉ। अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी सी कर दें तो हमारे पास दिखाई देगा हमें कि V इज इक्वल टू M बाय NE² टाउ, इसको अलग रखते हैं फिलहाल के लिए, और ये बन जाएगा L बाय A इंटू आई। जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है इसकी, और कुछ भी नहीं किया। ये जो हमारे पास ये पूरी की पूरी चीज है ना, इसको एक नाम दे देते हैं R। यही तो है ओम्स लॉ, है ना। हालांकि दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड, बट हमारा काम तो चल जाएगा, हमें कोई रिसर्च थोड़ी करनी है एट द मोमेंट, अभी तो एग्जाम देने जा रहे हैं हम, है ना। पहले उसे देख लें फिर और भी अच्छा सीख लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो हमें आर मिला है वो है M बाय NE² टाउ L बाय A। ये जो आर हमारे पास आया है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसके यूनिट हमारे पास होते हैं ओम। अगर हम ये वाली ब्रैकेट का भी एक नाम दे दें, लेट अस से रो, तो ये भी फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा होगा कि आर डिपेंड्स ऑन एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और भी बहुत सारी चीजें। अब जस्ट बताता हूं कि रो इज, ये जो हमारे पास रो हम मान के चले NE² टाउ, ये हमारे पास होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसके फॉर्म, इसकी हमारे पास यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और, जैसा कि मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। क्यों भाई नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि नंबर डेंसिटी सबकी सेम थोड़ी रहेगी, किसी कंडक्टर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, किसी में कम है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे को अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू देखने को मिलेगी। एक रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। क्यों? टेम्परेचर तो हमें दिखा ही नहीं। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। टेम्परेचर में इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, डिपेंड, टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा कोलिजन्स पड़ने वाले हैं। जो पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे थे लेकिन फिर भी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक फ्लो में चल रहे थे पार्टिकल, लेकिन मैंने 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 आग लगा दी किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल आग लगा दी, तो लोग ना भागना शुरू हो जाएंगे। वैसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स को भी जब एनर्जी मिलेगी, वो थर्मल एनर्जी जो मिलेगी, हीट की एनर्जी जो मिलेगी, उसके कारण वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। इसका मतलब है वो जो रिलैक्सेशन टाइम था वो क्या था, कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब था कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो जो टाइम है वो घट जाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं पार्टिकल्स। इसका मतलब है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया था आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ।
रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, वो कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं एट लो एट लो एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा ओम्स लॉ नहीं वैलिड होगा। तो एट लो एंड कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, याद रखना, नॉट ऑलवेज। इस कंडीशन टेम्परेचर कम होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज हो गया तो क्या करेंगे? अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या आता है? R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो हमारे पास अल्फा है, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब इस पे सिंपल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मैं क्लास में भी काफी सारे कराता हूं कि रेजिस्टेंस दे दिया एक टेम्परेचर पे। पहले बात तो ये है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमें हमेशा चाहिए होता है। 0 डिग्री वाला ढूंढ के निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। और ये है किसी भी एट T डिग्री सेल्सियस, और ये तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है हमें कि दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ये सारी चीजें हैं। अब हमें अभी अभी एक और भी फॉर्मूला पता था, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर मैं दोनों साइड रो से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दूं तो इसको ऐसा भी चेंज कर सकता हूं। और बाय द वे एक और चीज, दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन। ये तब वैलिड है फॉर्मूला एट लो टेम्परेचर, तभी वैलिड है, वरना तो बड़ी खतरनाक सी होती है इसकी रिलेशन रेजिस्टेंस की। कुछ ऐसा सा होता है R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस में अल्फा डैश डेल्टा टी स्क्वायर अप टू सोन, बहुत सारी टर्म्स होती हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें। तो ये हमारे पास लो टेम्परेचर के लिए, और हमारे पास यही अभी इंपॉर्टेंट भी है एट द मोमेंट। अभी हमने करंट का एक फॉर्मूला देखा था ना, आई इक्वल टू नहीं जे, करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला देखा था आई बाय ए। अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू पुट कर दूं तो अभी अभी आई थी एन ई ए वी डी डिवाइड बाय ए। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? एन ई ए वी डी को वी ई एन ए, वीना से याद रख सकते हो। ए से ए कैंसल हो जाएगा, ये बनेगा एन ई ए। एन ई वी डी, वी डी की वैल्यू रख सकते हैं विच इज ई टाउ बाय एम, सारी चीजें अलग कर दो और ये हमारे पास एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम बन जाएगा। याद करो इसको भी हमने नाम दिया था रेजिस्टिविटी, सॉरी इसके रेसिप्रोकल को हमने नाम दिया था रेजिस्टिविटी। यही कहीं होगा, यही कहीं होगा, ये रहा रेजिस्टिविटी। इसका मतलब है ये हमारे पास आया है 1 बाय रेजिस्टिविटी। मजा नहीं आ रहा है 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो लेट अस से इसको एक दूसरा नाम दे देते हैं सिग्मा, और इसको हम बोल देते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और ये जो हमारे पास जे है ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ई, वेक्टर क्वांटिटी है, और जे और ये जो हमारे पास चीज आई, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड दिस इज मोर डीप देन V इक्वल टू आई आर। बट फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना ही अभी काफी, हम ज्यादा डीप में घुसने के लिए नहीं आए हैं, हम मेन मेन चीजें समझने के लिए आए हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले पोटेंशियल के क्या डायमेंशंस होते हैं, तो W बाई क्यू से निकाल सकते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ml2t-2 डिवाइड बाय AT। इस मैं रेजिस्टेंस के एक्चुअली निकालना चाह रहा हूँ ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये वाले भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ml2t-3a-1। अगर अब हम निकालना चाहें रेजिस्टेंस के, तो V बाय आई से निकाल सकते हैं, तो बन जाएगा ml2t-3a-2। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमें एक और बात भी पता लगी है, V इक्वल टू आई आर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और V को हम डेल्टा V भी लिख लें, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लें तो ज्यादा फायदा होगा। रीजन मैंने सेकंड चैप्टर में समझा रखा है कि पोटेंशियल डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना वो हमारे लिए पॉसिबल होता है कि दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V बाय आई,
और ये जो जैसे हमने 1/रो को एक नाम दिया है सिग्मा, वैसे ही हमारे पास एक 1/r का भी होता है जी, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, वैसा ही ये है कंडक्टेंस। इसके अगर यूनिट देखना चाहो तो हमारे पास ओम इनवर्स या फिर इसको MHO, ओम को जस्ट उल्टा लिख दो तो महो या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो इच्छा हो वो बोल लेना। इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके बाद हमें करने चाहिए ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ भी आजकल एग्जाम में आजकल क्या मतलब आजकल के सालों में, प्रीवियस सालों में हम देख रहे हैं कि ग्राफ भी काफी सारे आ रहे हैं। ग्राफ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाला होता है कि अगर आई यहाँ पे, अरे अगर आई यहाँ पे आ जाए, वी यहाँ पे आ जाए, तो हम क्या करें, आई वी ग्राफ आ जाए, सिंपल सा ग्राफ है ये। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा दें तो आर, अभी अभी हमने देखा था क्या होता है आर हमारे, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक पीस ले लूं तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा आई, ये कोई भी वैल्यू है I1, ये कोई भी वैल्यू है I2, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है V1, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है V2, ये डेल्टा V, ये थीटा, हमें पता है स्लोप होता है tan थीटा विच इज डेल्टा V बाय आई। लेकिन डेल्टा V बाय आई तो वोल्टेज बाय करंट, तो अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। इसका मतलब है यहाँ के इस ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलने वाला है, अगर ऐसा कभी हमें ग्राफ दिख गया तो उसके स्लोप से हमें मिलने वाला है रेजिस्टेंस। लेकिन अगर कभी कभी टीचर क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ V लिख देते हैं और यहाँ I लिख देते हैं और फिर ग्राफ दे देते हैं। तो याद रखेंगे इस बार हमें स्लोप मिलेगा I बाय वी, या फिर हम बोल सकते हैं 1/r, तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे अगर हमें कभी भी रेजिस्टेंस पूछा हुआ। अगर हमें दो कर्व दे दी तो ऐसा कुछ दे दिया तो जिसका थीटा ज्यादा tan थीटा 1 ग्रेटर देन tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1, इसका मतलब है रेजिस्टेंस सेकंड वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 वाले का। इतनी सी ही बात है। अगर हम कभी बनाना चाहें, कोई कंडक्टर है हमारे पास, एक ही कंडक्टर है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे उसके ग्राफ देखना चाहें तो क्या होगा। अगर हमारे पास लेटर से यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी, वही वाला ग्राफ ले लेते हैं पिछले वाले, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास अभी अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसी कोई बात बताई तो थी मैंने, है ना। तो अगर ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, जिसका स्लोप ज्यादा थीटा 1 थीटा 2, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका मतलब T2 ज्यादा होगा T1 से। इतनी सी ही बात थी। दिस इज सेम कंडक्टर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इतनी सी बात हमें समझनी थी जो कि हम समझ गए। टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, वैसे उल्टा बोलना चाहिए मुझे बट ठीक है। अगर हमारे पास कभी भी कोई अजीब सा ग्राफ दिखाई दे जाए, कुछ ऐसा सा ग्राफ V और I में, लेकिन V और I तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, कहीं लिख लेना ये बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई भी दो वेरिएबल है वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास ये एक नॉन ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक का मतलब एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मैंने कहा था ना एक यूनिवर्सल नहीं है ओम्स लॉ, ठीक, ये हमें बात पता लग गई। एक और भी हमारे पास अगर ग्राफ कभी देखने को मिल जाए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमेशा नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लो टेम्परेचर पे। मैंने कहा था ना ये जो R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, ये तो एक अप्रोक्सीमेशन है। एक्चुअल में इसका ग्राफ बड़ा बड़ा अजीब सा कुछ ऐसा सा आता है। ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही है हमें, क्योंकि इनका जो एक्चुअल जो इनका रिलेशन होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, उसमें एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व होती है। R इक्वल टू R0 e की पावर समथिंग बीटा, ऐसा ऐसा कुछ होता है जो कि अभी हमें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, इतनी सी बात थी, जो कि लो टेम्परेचर पे एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें R वर्सेस T फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, वैसे तो हमारा पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है बट फिर भी कभी कभी क्या होता है यहाँ से इस चैप्टर से भी मिक्स करके दे दिए जाते हैं। इस चैप्टर के पास भी मुझे पढ़ाई देना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस तो हम यहीं पढ़ रहे हैं ना,
इसलिए सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, सिंपल ऐसे समझो कि कोई तो हमारे पास लेट अस से निकल निकल रहने देते हैं, हमारे पास सिलिकॉन, निकल क्यों बोल रहा हूँ भाई, अभी बजते मेरे खुद से ही ताने बजते कि क्या बोल गया भाई। 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन की तरह, ठीक है। कार्बन क्यों नहीं चुना, सेमीकंडक्टर में जानेंगे, बहुत डीपली जानेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम सेव करना चाहूंगा। मान लो ये है और मैंने इसको हीट एनर्जी देनी स्टार्ट करी, जैसे जैसे मैं इसे हीट एनर्जी देता जाऊंगा, अब इसके जो पार्टिकल्स है वो फ्री होते जाएंगे, है ना। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सुना था, R इक्वल टू ML डिवाइड बाय NE² टाउ ए, ऐसा फॉर्मूला सुना था। अब यहां से अगर हम देखें तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल था N और टाउ के। जैसे जैसे इस बार, पहले पता क्या हो रहा था, पहले जो n था डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए एटलीस्ट फिक्स तो रहता था, फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे, फ्री पार्टिकल्स होते थे जो कि करंट में कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन इस बार जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बॉन्ड्स ब्रेक होने स्टार्ट होंगे, ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये जो नंबर डेंसिटी है ये बढ़ना स्टार्ट होगी। एक समय ऐसा आएगा कि मैंने इसको टेम्परेचर दिया, बॉन्ड ब्रेक हो गए और कुछ पार्टिकल्स फ्री हो गए, वो फ्री पार्टिकल्स भी आगे जाके टकराएंगे, बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, अप टू सो ऑन। ऐसे बहुत ये जो एन है ना, ये डोमिनेट कर जाएगा इस टाओ पे। मतलब टाओ जो है वो घटेगा। बता दो, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा फ्री होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे, टाओ घटेगा। लेकिन एकदम ही बाढ़ आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा पार्टिकल्स की, एकदम बाढ़ आ जाएगी पार्टिकल्स की। तो ये जो नंबर डेंसिटी है ये डोमिनेट कर जाएगी इस टाओ पे। ये नंबर डेंसिटी वाला जो नंबर है वो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू टाओ। हाँ, टाओ घटेगा क्योंकि जो कोलिजन टाइम है वो थोड़ा सा घट जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल रिलीज होंगे। लेकिन इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल रिलीज होंगे कि हमारे पास ओवरऑल देखे तो एक कंबाइंड क्वांटिटी, ये जो हमारे पास कंबाइंड क्वांटिटी है ये बढ़ने वाली है। अगर ये कंबाइंड क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस घटेगा। इस बार उल्टा हो गया। कंडक्टर में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो कि मैंने खुद से ही बना रखा है, ऐसा होता नहीं है, एक स्मॉल अप्रोक्सीमेशन हो सकती है इसकी लो टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर में देखें तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कुछ ऐसा सा होता है। अब मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसे रैंडमली नहीं बोल दिया आके कि भाई ऐसा ऐसा होता है, नहीं। और बस इसके बारे में मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। और आगे बढ़ना चाहें तो हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल सीरीज में है, पैरेलल में है, रेजिस्टेंस के भी सीरीज पैरेलल, वो तो काफी जगह काफी बार सुन ही लिए होंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक हम जितने भी सेल के बारे में पढ़ते थे ना, वो सारे के सारे आइडियल होते थे, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जो है वो हमेशा 0 होता था। अगर हमारे पास कभी भी आइडियल सेल है तो उसके ओपन सर्किट हो चाहे क्लोज सर्किट हो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ई ही रहता था। ईएमएफ याद है, पिछले चैप्टर में बताया था। और एक क्लोज्ड सर्किट हो तब भी ई ही रहता था। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन पे, एक्चुअल रियलिटी में आए, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो ये, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, वैसे कभी कभी शो नहीं किया जाता है तो थोड़ा संभाल लेना, प्रैक्टिकल बात हो रही होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा स्मॉल, ठीक है। अगर कभी भी ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ई ई रहती है, लेकिन यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर ओपन सर्किट है तो ई ही रहेगी, क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। यहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप तो तभी आएगा जब कोई करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही हमने क्लोज्ड सर्किट कर दिया, क्लोज्ड सर्किट, और करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होगा। लेकिन अगर मान लो तुम बैटरी को ही चार्ज कर रहे हो, करंट इसके अंदर घुस रहा हुआ, तो ऐसे हुआ करंट, तो हम देखेंगे कि व्हेन चार्जिंग अ बैटरी, इसको ऊपर वाले को हम डिस्चार्जिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस डिस्चार्ज तो निकल ही तो रहा है करंट। डिस्चार्जिंग अ बैटरी, व्हेन चार्जिंग अ बैटरी, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पता नहीं वी डी क्यों लिख रहा हूँ, पी डी लिखना चाहिए मुझे, बट ठीक है, क्या ही फर्क पैदा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई प्लस आई आर। इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर हमारे पास सेल सीरीज में आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस
ये इंटरनल रेजिस्टेंस, अगला इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 E1 E2 E3। ठीक है, सारे सेम ही लगे हैं, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे लगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अप टू सोन। ऐसा अगर कुछ लगा हो तो हमारे पास ई नेट आ जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सोन, जितने भी सेल लगे होंगे। अगर किसी को भी उल्टा कर दो, किसी की भी पोलैरिटी को अगर बदल दोगे, उसके साथ बस नेगेटिव साइन लगा देना, इतना ही है। और सिंपली अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ को भी यूज करें या नहीं भी करें तो हमारे पास सिंपली ऐसा देखा जा सकता है कि टोटल पोटेंशियल जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो अगर हमारे पास पॉइंट है, लेट अस से ये बी है ये ए है। अब ऑब्वियसली बात है ना कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो निकलेगी ना, ऐसे ही तो निकलेगी करंट। और करंट कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, क्यों बोल रहा हूं मैं, फ्रॉम हायर, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा समझ सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो हमारे पास आ जाएगा ई नेट माइनस में आई आर इक्विवेलेंट। ई नेट की हम वैल्यू E1 प्लस E2 प्लस E3 डाल सकते हैं, अगर कोई भी बैटरी को उल्टा करोगे तो वो माइनस हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्योंकि तीनों इसमें सीरीज में ही है तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इतनी सी ही बात थी, बस खत्म हो, इतना ही था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस में आर इक्वलेंट माइनस में आई इंटू आर इक्वलेंट। ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो और ज्यादा आसान है। मैं इस बार दो ही बनाना चाहूंगा। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है, ये E2 है, तो हमारे पास ये करंट अगर जा रहा है I तो ऊपर जाएगा I1, नीचे जाएगा I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही। I का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वलेंट डिवाइड बाय R इक्वलेंट। I1 का फॉर्मूला क्या होगा? करंट अगर यहां से निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगा E1 बाय R1 और ये आ जाएगा E2 बाय R2। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। इस बार E इक्वलेंट हमें निकालना है, R इक्वलेंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 बाय R इक्वलेंट, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो बस, और कुछ नहीं। 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। खत्म। ये R इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ पे पटक के और हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म, इतना ही था। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे कितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हम उससे डील कर पाएंगे। बस तुम क्या करना, E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट, E1 बाय R1, E2 बाय R2 अप टू सोन, और R इक्वलेंट जो है वो अलग से निकाल लेना। बस इतनी सी बात करनी है हमें। क्लियर? पक्का? देख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास n सेल्स आ गए और R1 R2 अप टू सोन, तो हमारे पास R इक्वलेंट बन जाएगा R प्लस R। अगर मान लो ये R1 R2 की जगह हमारे पास R ही हो और सारे के सारे पोटेंशियल हमारे पास, सॉरी EMF हमारे पास E ही हो, तो हमारे पास R अप टू सोन आ जाएगा NR। और अगर E इक्वलेंट देखेंगे तो हमारे पास NE बन जाएगा। इतना सा था बस। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अगर हमें करंट निकालना पड़ेगा तो E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट करके निकाल सकते हैं, तो E बाय R ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगर हम बढ़ना चाहें तो हमारे पास पैरेलल में आ गए, अगर ऐसे ही कुछ ऐसा सा एन, अगेन आर इक्वल 1 बाय आर इक्वलेंट निकालेंगे क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर अप टू सोन एन बाय आर बन जाएगा, विच इज आर इक्वलेंट बन जाएगा आर बाय एन, ऐसा कुछ। और ई इक्वलेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी अभी, डिवाइड बाय आर इक्वलेंट जो कि आर बाय एन है। अभी इसको साइड में रखते हैं। और इधर क्या था, ई वन बाय आर वन, मतलब ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर अप टू सोन, ऐसा कुछ था। तो ये हमारे पास बन जाएगा एन ई बाय आर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ई इक्वलेंट बन जाएगा आर बाय एन। सो ये अपने पास आ जाएगा, एन से एन कैंसल, आर से आर कैंसल, बन जाएगा ई। तो क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है इसीलिए हमारे पास ये सेम ही आ चुका है। तो ये हमारे पास था। अगर मैंने फिर से बता रहा हूं, अगर कभी भी टर्मिनल को ध्यान से देखना, पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अगर एक भी उल्टा हो गया तो उसको माइनस कर दो। इतनी सी बात है, बस खत्म। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो हमारे पास पूरी लड़ी ही आ गई, लड़ी का मतलब अगर पूरे हमारे पास सीरीज पैरेलल में बहुत सारे आ गए, तो ये है सीरीज में और ऐसे कुछ पैरेलल में भी।
ये आ गया हमारे पास। और बाहर, अभी बाहर लेटर से एक बाहर भी रेजिस्टेंस है, बहुत हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल भी लगाएंगे इस बार हम। तो ये है ई ई ई अप टू सोन आर आर आर, ऐसे। इधर की डायरेक्शन में हमारे पास है एम टोटल, और इधर की डायरेक्शन में हमारे पास है एन टोटल, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अभी अभी मैंने बताया था, अगर एम सेल्स सीरीज में है तो उनका टोटल कितना बन जाएगा, एम ई, और रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, एन ई, सॉरी एन आर। और ऐसे ही अगला बन जाएगा, अगले में भी एम सेल्स थे तो एम ई एम आर। ऐसे करते करते हमारे पास कितने हैं, एन है, एन पैरेलल में है। ये बाहर भी रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है, कैपिटल आर। ऐसे हमारे पास पैरेलल में एन है, तो हमारे पास बन जाएगा, पहले 1/r इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। एक हमारे पास है एम आर प्लस 1/mr अप टू सोन 1/mr। ऐसे कितनी बार है, n टाइम्स है, तो हमारे पास आ जाएगा n टाइम्स m/r, विच इज r इक्वलेंट हमारे पास आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, mr/n। और अगर हम e इक्वलेंट निकालना चाहें तो डिवाइड में r इक्वलेंट, याद है ना पैरेलल का फॉर्मूला भी कराया था, कहां गया, कहां गया, ये e इक्वलेंट बाय r इक्वलेंट इज इक्वल टू दिस। तो e इक्वलेंट बाय r इक्वलेंट इज इक्वल टू E1/R1। तो E1/R1 करेंगे तो ये हमारे पास ME/MR प्लस अप टू सोन ME/MR। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो कितनी बार है ये, n टाइम्स है, ये एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, अप टू सोन करते 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 n टाइम्स। तो हमारे पास बन जाएगा E इक्वलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स, m से m तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, E/R। थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये चीज जरूर देखना, ठीक है, छोटा सा प्रूफ था, मैंने सोचा करा ही दूं। तो E इक्वलेंट अपने पास बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके MR/n, NE/R। n से n कैंसिल, r से r कैंसिल, तो E इक्वलेंट बन जाएगा ME। क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए सीरीज का एक निकाल दिया, बाकी के सेम ही रहते हैं, है ना। एक सीरीज में रह रहा है ME, तो सबका ही ME होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम, है ना। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल बैटरी के भी सेम है तो इस चीज का ध्यान रखना होगा, वरना तो ये लंबा सा फॉर्मूला हमें लगाना ही पड़ा। अगर मान लो ये E1 होता, ये E2 होता, ये E3 होता, ये E4 होता, फिर हमें भाई साहब पूरा सॉल्व करना ही पड़ता। बट अगर सेम है तो अच्छी बात है, पैरेलल में पोटेंशियल सारे सेम ही हो गए। तो ये था हमारे पास एक। इसके बाद अगर हम बढ़ना चाह, खत्म नहीं हुआ बाय द वे अभी, करंट का फॉर्मूला बन गया E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट। E इक्वलेंट तो हमारे पास आ गया ME, लेकिन R इक्वलेंट में ये पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आया ये पूरा तामझाम, लेकिन बाहर एक्सटर्नली भी तो लगा हुआ है। इस पूरे को सॉल्व करोगे, वो इसके साथ कैसे होने वाला है, इस पूरे को सॉल्व करोगे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जो कि इसके साथ होगा सीरीज में, तो हमारे पास बन जाएगा R प्लस MR/n, कुछ ऐसा। खत्म, यही था अपने पास। और अगर हम थोड़ा एलसीएम वेलसीएम ले लें तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, कुछ ऐसा, ME/NR/MR/n, जो कि बन जाएगा NME/NR+MR, कुछ ऐसा सा। ये भी हमारे को पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। एक और चीज, कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये बताओ। ये भी हमारे पास पूछ लिया जाता है। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है, कैसे करें देखते हैं। तो ये जो एन आर है, एम एन आर प्लस एम कैपिटल आर, इसको हम लिख सकते हैं रूट में एन आर का स्क्वायर प्लस एम आर का रूट का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर कर दिया जैसे मैंने, और कुछ भी नहीं। और अगर मैं माइनस में 2 टाइम्स एन आर प्लस, सॉरी, एन आर एम आर प्लस में 2 इसके साथ ही लिखा है, ठीक है, मैंने अलग इक्वेशन में नहीं लिखा, इतना ध्यान रखेंगे। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, वही तो बना। तो ये बन जाएगा रूट में एन आर माइनस रूट में एम आर का होल स्क्वायर प्लस में 2 NR/MR। अब ये चीज तभी मिनिमम हो सकती है जब ये ब्रैकेट खत्म हो जाए,
ये खत्म हो गया तो फिर तो कुछ वजूद ही नहीं रहेगा क्वेश्चन का, क्योंकि ये जीरो होने का मतलब है या तो कैपिटल आर जीरो होगा, स्मॉल आर जीरो होगा, तो फिर तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये ब्रैकेट जीरो होनी चाहिए। ब्रैकेट जीरो हो सकती है कुछ इस तरीके से, अगर दोनों को इक्वल रखेंगे तो रूट में एन आर माइनस में रूट में एम आर विच इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा इसको इधर लेके जाएंगे तो एन आर आ जाएगा इज इक्वल टू एम आर। इसका मतलब हमें यहां से ये समझ और ये बन जाएगा R इज इक्वल टू एम आर बाय एन। लेकिन ये एम आर बाय एन क्या था? ये एम आर बाय एन तो आर इक्वलेंट था, इसको हम आर इक्वलेंट कर देते हैं। इसका मतलब आई इज मैक्सिमम इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज का ध्यान रखना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया तो हमारे पास करंट मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास केसीएल केवीएल होते हैं। केसीएल होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। अरे 1 सेकेंड, ये हमारे पास होता है किर व्हाट इज हैपनिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। सॉरी किरचॉफ अगर मैंने तुम्हारे स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो, बट ये हमारे पास होता है नेट करंट एट अ जंक्शन। जंक्शन वो पॉइंट है जहां पर तीन वायर्स मिलने वाली हैं, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा हो सकती हैं। टोटल करंट वहां पे जितना एंटर होगा उतना ही एग्जिट होगा, कुछ ऐसे से पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ से I1 करंट है, यहाँ से I2 चली गई, तो यहाँ से पक्का गारंटी दे सकते हैं गई होगी I1 माइनस I2, बची हुई जो बचा कुचा होगा वो नीचे से चला जाएगा। ऐसा होता है हमारे पास। ये बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन पे, कि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमारे लेवल पे एकदम सही बात है ये, कि यहाँ पे पॉइंट पे अगर 2 कूलम एंटर किया है और 1 कूलम इधर चला गया तो 1 कूलम पक्का इधर गया होगा, ठीक है। अगर 2 कूलम यहाँ से आ रहा है, यहाँ चला गया 3 कूलम, पक्का यहाँ से भी 1 कूलम आया होगा, ताकि टोटल टोटल 3 हो जाए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट पर क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते चार्जेस, बस इतनी सी ही बात थी। और दूसरी तरफ अगर हम के वी एल पे आएंगे, केवीएल, तो केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका मतलब होता है टोटल पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। ये बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल से रूल्स हैं, बता देता हूं। अगर कभी भी ऐसा कुछ दे रखा हो, बैटरी, अगर जो भी तुमने लूप बनाई है, अगर वो बैटरी के बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो माइनस कर दो, अगर छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है तो प्लस कर दो। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। और अगर ये रहा हमारे पास एक रेजिस्टेंस और करंट जा रहा है इधर, ये रहा रेजिस्टेंस, अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा हमें वो देखना है। अगर तुम्हारी लूप, जो जो भी तुम लूप बनाने वाले हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है करंट के, इसका मतलब माइनस आई आर कर दो, ठीक है। और अगर ये रही करंट और उल्टा जा रहे हो, क्योंकि हायर से कुछ, 1 मिनट, ये हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आई आर कर दो, बस इतनी सी ही बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। करंट कहां से कहां जाती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इतनी सी बात ही थी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, इसका मतलब तुम भी अगर लोअर से हायर की तरफ जाओगे, पर डिमोशन से प्रमोशन होगा तो पॉजिटिव, अगर हायर से लोअर की तरफ जाओगे तो नेगेटिव। यहाँ भी तो यही था, हायर से लोअर नेगेटिव लिया था और लोअर से हायर पॉजिटिव लिया था, इतनी सी बात थी। मैं इसको एक अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन में, और उसके लिए मैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो समझ भी आ जाएगा और हमारा एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। एंड दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद पावर और एनर्जी है, उसको तो ऐसे फेंक देंगे हम सामने। तो हमारे पास क्या है, ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज। काफी सारे इसके वेरिएशन होते हैं जो कि क्लासेस में सिखाए जाते हैं, बट फिलहाल के लिए हम इसी से ही काम चला लेते हैं। R1 R2 R3 R4, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बाहर भी हमने लगा दिया ताकि कॉम्प्लेक्सिटी पूरी बढ़ा दें हम। तो ये आ गया R6, ये R5। अभी देखते हैं इसको कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बीच में मैं लगाना चाहता हूँ KVL, ठीक है, और KCL भी इसमें घुसेड़ना चाहते हैं। तो मान लो यहाँ से करंट आया I, तो यहाँ से करंट आया I, तो ऊपर से गया I1, यहाँ गया I2। अब ध्यान से रुक जाते हैं। अब यहां से अगर I1 जा रहा है, लेटर से यहां से गया I3, तो यहां से कितना जाएगा? I1 माइनस I3, क्योंकि मैं एक वेरिएबल नहीं बढ़ाना चाहता हूं, मैं KCL यूज करना चाहता हूं। जितना करंट एंटर किया, अगर इधर चला गया I3
इधर चला गया I3, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो बचा करंट होगा I1 माइनस I3 वो नीचे से चला जाएगा। अगर यहां से एंटर कर रहा है I2, यहां से एंटर कर रहा है I1 माइनस I3, तो यहां से कितना चला जाएगा? दो करंट आ रहे हैं मिलके तीसरी वाली ब्रांच में चले जाएंगे, तो मिला दो इनको, I1, इनको मिला दो, I1 प्लस I2 माइनस I3, और फिर यहां से आ रहा I3 और यहां से आ रहा I1 प्लस I2 माइनस I3, और इधर चला जाएगा कितना? I1 प्लस I2, जो कि क्या था? वो तो I था, I ही तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, है ना? तो हमें तीन लूप बनानी पड़ेंगे क्योंकि तीन वेरिएबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे पास होगा एक लूप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारी मर्जी होती है। ये होगा दूसरा, लेटर से हम इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए, और एक लूप हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, ये तीन लूप हमने बनाई हैं, एंड लेट अस सी कि इसको कैसे करें। चलो पहले, सबसे पहले इस वाली ब्रांच में देखते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं ऊपर, हमारी लूप है इधर की साइड और करंट भी है ऊपर की साइड, तो क्या आएगा? सेम डायरेक्शन में नेगेटिव आता है, तो पहला आएगा I1 R1 माइनस का। मेरे ख्याल से कलर नहीं ही दिख रहा होगा, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं। ये आ जाएगा माइनस के I1 R1। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचे यहां पे, हम जा रहे हैं नीचे और करंट भी जा रहा है नीचे, तो फिर से माइनस I1 माइनस I3 इंटू में R5, और फिर हम पहुंचे यहां पे, करंट आ रहा है नीचे, ये देखो ये करंट आ रहा है नीचे की साइड और हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव I2 R2 इक्वल टू 0। टोटल लूप हुई खत्म। अब इसमें आते हैं, अगर हम यहां पे देखें तो यहां से स्टार्ट, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं ऊपर अपनी लूप के अकॉर्डिंग, हम जा रहे हैं ऊपर, करंट भी जा रही है ऊपर, तो माइनस कर दो, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस के R4, और ये पूरी की पूरी करंट जो उस ब्रांच में थी, I1 प्लस I2 माइनस I3। और अब इधर की डायरेक्शन देखते हैं, हम जा रहे हैं इधर अपनी लूप के अकॉर्डिंग, ऐसा घूम के इधर जा रहे हैं ना, लेकिन करंट आ रही है नीचे, तो पॉजिटिव कर दो, तो बन जाएगा प्लस में R3 I1 माइनस I3। और थर्ड हमारे पास, हम जा रहे हैं नीचे और करंट भी जा रही है नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के R5 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन चाहिए, दो तो हो गई। अब इसको अगर मान लो हमें रेजिस्टेंस दिया होता तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, अभी नहीं दिए तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तीसरी इक्वेशन हम इस लूप से बनाते हैं जो बड़ी सी थी। ठीक है, हमें लूप के इसके कॉर्नर्स पे ही रहना है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, पहले यहां से शुरू करते हैं, इधर से बैटरी के छोटे से बड़े टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो पॉजिटिव, तो बन जाएगा V अगर दिया हुआ है तो V। और फिर उसके बाद हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस R6 I था हमारे पास I1 प्लस I2, क्यों ही एक वेरिएबल बढ़ाए, है ना। उसके बाद हम पहुंचे यहां पे, इस डायरेक्शन में I2 करंट है, R2 में से पास हो रहा है और हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस के I2 R2। वीडियो पॉज करके एक बार सोच लेते, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पहुंचे इधर के डायरेक्शन में, तो हमारे पास आ गया सेम डायरेक्शन में, हम देखो हमारी लूप भी इधर है और ये करंट भी इधर है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के R4 I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बन चुकी हैं, 1 2 3। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, अगर हमने I1 और I2 भी निकाल लिया फॉर एग्जांपल, बस अगर हम I1 I2 भी निकाल लें, हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम हर ब्रांच की करंट निकाल सकते हैं, हम टोटल करंट जो फ्लो कर रही है सर्किट में वही निकाल लेंगे, तो हमारे पास सारा काम ही खत्म हो गया ना, है ना। अगर हमने I1 I2 निकाल लिया, हमारा काम खत्म, क्योंकि टोटल करंट आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल पता है, तो टोटल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक और इसमें चीज ध्यान से रखेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाली भी कभी कभी बात आती है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये तो तुमने सुना ही होगा, काफी ज्यादा फेमस होता है कि अगर मान लो कभी भी R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो जाए, तो ये दोनों की रेशो इन दोनों के रेशो की इक्वल हो जाए, तो R5 को 0 पुट कर दो, बीच वाले को उड़ा दो। अगर बीच वाले को उड़ा दोगे तो हमारे पास ऐसा सर्किट बचेगा। फिर तो कुछ रह ही नहीं गया इस क्वेश्चन में,
कुछ ऐसा सा बनेगा, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R6 और ये V। R6 ही था ना, हाँ। अब तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल और इसके साथ सीरीज, खत्म। ऐसा ही था। एक कभी कभी इनफाइनाइट वाला भी बन जाता है, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम भी उसको बोलते हैं, वो भी बड़ा आसान सा ही है, सिंपल सा ही है। देखो ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे हमें दे रखा है 2, यहाँ पे 2 2 2। जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही दे रखा हो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक इसमें से सर्किट को, इस वाले को छोड़ के बाकी सबको x मान लेंगे। इन्फिनिटी में से एक घटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी टोटल रेजिस्टेंस कितनी रहेगी, x ही रहेगी। अगर पूरे के सर्किट की x रेजिस्टेंस थी तो अभी भी x ही रहने वाली है। तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा, 2 2 2, और बाकी की अगर हम x मान लें, अगर इसकी x मान लें तो टोटल की अभी भी x ही रहेगी। कहने का मतलब है ये दोनों अभी पैरेलल में हैं, तो बन जाएगा 2x बाई 2 प्लस एक्स, करके देख लेना 1/r1 प्लस 1/r2 से, और फिर आपस में तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो प्लस टू इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इज स्टिल एट द मोमेंट x ही। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतना ही था। इसके बाद हम अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, विच इज हीट की तरफ बढ़ते हैं। हीट में हमारे पास आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जब भी कोई पार्टिकल, तुम खुद सोच के देखो ना, जब भी कोई पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे, रैंडम मोशन की वजह से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो थर्मल एनर्जी को ही हम हीट बोलते हैं, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जब भी किसी भी वायर में से करंट पास करोगे तो मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो कुछ तो एनर्जी कोलिजन की वजह से भी, जब पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो कोलिजन की वजह से भी, कोलिजन्स की वजह से भी एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, ऐसा होता है, ठीक है। हीट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो बड़ा सिंपल सा होता है, डेरिवेशन में हमें घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई भी आई करंट किसी भी रेजिस्टेंस में से अगर पास हो रहा है 4 टाइम टी, ये बात लिख लेना वीडियो को पॉज करके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। व्हेन अ करंट आई इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस 4 टाइम टी, ओहमिक रेजिस्टेंस लिख लेना, देन हीट इज प्रोड्यूस्ड सच दैट, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अब ओम्स लॉ से आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 2-3 फॉर्मूला हमारे पास बन जाते हैं कुछ ऐसे, और एक बन जाएगा वी आई टी, वीआईटी कुछ ऐसा, ठीक है। और एसआई यूनिट अगर हम देखें इसकी तो जूल्स होती है, जैसा कि हमने एनर्जी की 11th क्लास में पढ़ी भी हुई है। हीट जो है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, ऐसी एक बात लिख लो इंपॉर्टेंट है, हीट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। छोटी सी बात थी, बट याद रख लेंगे, कहीं से भी एमसीक्यू कभी कभी पूछ लेते हैं। एंड हम फाइनल टॉपिक पावर पे पहुंच गए हैं। पावर का मतलब हमें पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन वो डेफिनेशन हम यूज करते हैं अपनी 11th क्लास में, मैकेनिक्स में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं पावर का फॉर्मूला, वो हमारे पास हो जाएगा एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी का भी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, आई स्क्वायर आर टी, तो हमारे पास टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर वी आई। ये सारे ही फॉर्मूला इसके हैं। देखो ये फॉर्मूला तब यूज करा करो जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो। पता क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है करंट सेम रहता है ना, है ना, है ना। मेरे को ये केसीएल केवीएल में लिख देना चाहिए था, केसीएल केवीएल में, कि खुद लिख लेना, केसीएल केवीएल में जाओ और वहां पे लिख लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। वापिस आना चाहेंगे, और ये तब यूज करा करो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, बेटर रहते हैं। जरूरी नहीं है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यही लगाने हैं, बेटर ये रहते हैं, ठीक है। कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो आई स्क्वायर आर, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो ये लगा लो। अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक बल्ब है, ऐसा सा कोई बल्ब है, उसकी हमें दे रखी रेटिंग दे रखी है, फॉर एग्जांपल एक तो दे रखा पी नोट,
वो हमारे पास है पावर रेटिंग। और अगर हमें दे रखा वी नॉट, वोल्टेज रेटिंग, फिक्स्ड होती हैं ये। बल्ब बल्ब का जब भी तुम लोगे ना उसके पैकेट पे देखना, तो हमारे पास अगर यहाँ से पावर का फॉर्मूला लिखेंगे तो वी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट आर बल्ब लिख सकते हैं। कभी भी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालनी हो तो वो फिक्स्ड होती है हमेशा, ठीक है। बताता हूं क्यों फिक्स्ड होती है। आर बल्ब हमारे पास आ जाएगा पी नॉट स्क्वायर बाय वी नॉट, इसीलिए वो लिख भी पाते हैं। अरे ये चीज का ध्यान रखेंगे, अब बताता हूं क्यों। हमें पता है कि हम टंगस्टन का बल्ब यूज करते हैं, टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं। क्यों भाई टंगस्टन का क्यों यूज करते हैं? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पहली चीज, हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी चीज हमारे पास आती है नोट। अब बल्ब के अंदर काफी सारे गैसेस भी तुमने सुना होगा डाली होती हैं, तो ये नॉट इजिली ऑक्सीडाइजिंग। और तीसरा हमारे पास होता है, बहुत ही रेयर चांस होता है कि उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है रेजिस्टेंस। हाँ ऑब्वियस बात है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अगर टेम्परेचर, तब तो मेल्ट हो ही जाएगा, बट वैसे नहीं करता है। तो अगर मान लो मैंने एक बल्ब लगा रखा है किसी भी सर्किट में कुछ इस तरीके से, तो अगर मुझे पावर निकालनी है, पावर, एक्सटर्नल पावर कितनी लगाएं बल्ब को मैक्सिमम ग्लो कराने के लिए, ऐसी ऐसी बातें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो हमारे पास वी स्क्वायर बाय आर बल्ब लगा सकते हैं, है ना। और आर बल्ब का वोल्टेज जो भी प्रोवाइड की गई होगी, ठीक है, ये भी एक्सटर्नली है फिलहाल के लिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिक्स है, क्योंकि मैंने बताया टंगस्टन का रेजिस्टेंस, टंगस्टन का फिलामेंट है, और जो भी हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं बल्ब के अंदर, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, तो वो चेंज नहीं होता। आर बल्ब की जगह मैं पीछे से वैल्यू भी डाल सकता था, ये जो अभी अभी निकाली थी, पी नोट बाय वी नोट, पी नोट स्क्वायर बाय वी नोट। कुछ उल्टा लिख दिया ना मैंने? अरे रुक जाओ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, वी नोट स्क्वायर बाय पी नोट होना था। अभी ठीक है, तो ये बन जाएगा वी नोट स्क्वायर बाय पी नोट। तो वी नोट स्क्वायर नीचे चला जाएगा, पी नोट ऊपर चला जाएगा। मैं ये भी लिख सकता था पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी एक्सटर्नल डिवाइड बाय वी नोट का स्क्वायर इंटू पी नोट, ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता था। इससे अब मैं तीन कंक्लूजन बना सकता हूं। पहला, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज और जो बल्ब बनाया गया है कितने वोल्ट पे चल सकता है, अगर वो इक्वल हो गए, वी एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी नोट, तो पावर जो एक्सटर्नल प्रोवाइड करनी होगी वो पी नोट के बराबर हो जाएगी, पावर रेटिंग के बराबर हो जाएगी, जो भी तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन में कि बल्ब जो है वो इतने वॉट का है, ऐसे ऐसे लिखे होते हैं ना, 100 वॉट का है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें डाली होती हैं। अगर एक्सटर्नल ज्यादा हो गई, तो हमारे पास अगर एक्सटर्नल ज्यादा है तो यहां से देख सकते हो, तो ये नंबर में पी एक्सटर्नल भी, पावर एक्सटर्नल पावर ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा ब्राइट होगा। ब्राइटनेस वगैरह के बारे में अभी जस्ट बताता हूं। अगर मान लो कभी भी वी एक्सटर्नल कम हो गई या वी नोट ज्यादा हो गई, तो एक्सटर्नल पावर कम होगी, पी नोट से, पावर रेटिंग से जितनी उसको चाहिए है उससे कम हो जाएगी। तो अगर हम अ, इसके बारे में बताना चाहें, तो अगर वी नोट ज्यादा है तो ब्राइटनेस कम होने वाली, और इसमें ब्राइटनेस बी लिख देता हूं, ब्राइटनेस ज्यादा होने वाली है, ठीक है। जितनी उसकी रेटिंग है ना, पावर रेटिंग, उससे ज्यादा देना होता है, बस हमें इतना सा ही लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। लास्ट, अगर मान लो हमारे पास कभी सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया बल्ब का, या पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, तो क्या करेंगे, पावर के क्या फॉर्मूला बन जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम देखें, कुछ ऐसे बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे P1V पावर दे रखी है, मान लेते हैं इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। पी इक्विवेलेंट की बात करूं, टोटल पावर कितनी कंज्यूम होने वाली है। अगर पैरेलल में बात करें, फिर से मान लेते हैं वोल्टेज रेटिंग सेम दे रखी है, तो अपने पास टोटल पावर कितनी कंज्यूम होने वाली है वो अपने पास आ जाएगा 1। इसमें सिंपल आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू P1 + P2। छोटा सा प्रूफ है, एक बार बता भी देता हूं, रेजिस्टेंस से निकालते हैं। इसका रेजिस्टेंस निकालो, इसका निकालो, और दोनों को सिंपल ऐड कर दो, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में सिंपल ऐड होते हैं। R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 + R2, और ये बन जाएगा V स्क्वायर बाय P।
इक्वलेंट की बात कर रहा हूँ, ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाय P1 वी स्क्वायर बाय P2। ठीक है, वी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1/p इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। और यहां से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि हमारे पास बन जाएगा, इस बार रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो P डिवाइड बाय वी स्क्वायर, P डिवाइड बाय वी स्क्वायर, P2 डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से वी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा P is equal to P1 plus P2। This was all about current electricity chapter। जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते थे हमने सारे छेड़ लिए हैं और ट्राई किया है कि जितनी भी ये जो शीट्स हैं ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा, और जितने भी हमने डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते थे वो सारे के सारे कर लिए हैं। आई होप कि थोड़ी सी रिवीजन हुई होगी, मेहनत करो, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ और द चैप्टर विल बी डन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।